300 हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड के अस्पतालों में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए सुविधा नहीं है। लोग इलाज के लिए अस्पतालों के बाहर चक्कर काट रहे हैं, लेकिन प्रशासन है कि बड़े बड़े दावे कर रहा है। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कोरोना से हाल बेहाल, अस्पताल बदहाल। सिस्टम के दावों की खुली पोल। आखिर सिस्टम के दावे धरातल पर क्यों नहीं? आखिर जनता की मौत के लिए कौन जिम्मेदार? उत्तराखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी के साथ बढ़ रही है। कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा रोजाना बढ़ता ही जा रहा है। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5,606 नए संक्रमित मरीज मिले हैं और पिछले 24 घंटे में 71 मरीजों की मौत हुई है। राज्य में कोरोना से स्थिति बदहाल होने के बावजूद अस्पताल की स्थिति भी बद से बदतर है। इसी बीच उत्तराखंड के मंगलौर से अस्पताल की बदहाली का मामला सामने आया है। मंगलौर क्षेत्र में भी रोजाना दर्जनों मौतें हो रही हैं। अस्पतालों में लोगों के इलाज के लिए कोई सुविधा मौजूद नहीं है। लोग इलाज के लिए अस्पतालों के बाहर चक्कर काट रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में बेड उपलब्ध नहीं है। अभी तक कोई भी आइसोलेशन वार्ड मंगलौर क्षेत्र की जनता के लिए नसीब नहीं हो पा रहा है। इस भयानक महामारी के चलते लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। ऐसी स्थिति में सरकार के वो सभी दावे धरातल पर खोखले नजर आ रहे हैं। सरकारी मशीनरी के सभी दावे पूरी तरह फेल हो गए हैं। कोरोना संक्रमित की संख्या तेजी के साथ बढ़ रही है। रोजाना सैकड़ों की संख्या में लोगों की मौत हो रही है। मंगलौर क्षेत्र की भी बात करें तो दर्जनों मौतें रोजाना यहाँ पर हो रही है। सरकारी हॉस्पिटलों में मरीजों को भर्ती करने के लिए कोई भी सुविधा यहाँ पर नहीं है, ना ही कोई भी टेस्टिंग के लिए यहाँ पर कोई दायरा यहाँ पर बढ़ाया गया है। एंटीजन किट हमारे पास कल आ गई थी, 1-2 दिन के लिए बीच में थोड़ा खत्म हुई थी। अभी टेस्ट हम दोबारा शुरू कर दिए है। रैपिड एंटीजन टेस्ट यहाँ आराम से हो रहा है। रही बात कोविड पेशेंट्स की, तो इमरजेंसी में हमारे पास 2 बेड ही हैं, वहाँ पर हम उनको इमरजेंसी में ट्रीट कर रहे हैं। बाकी जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है, कम जिनको संक्रमित लग रहा है, उनको होम आइसोलेशन किट देके होम आइसोलेट कर रहे हैं। ऑक्सीजन की क्या सुविधा है? ऑक्सीजन सिलेंडर्स हमारे पास यहाँ पर 13-14 ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, जो अभी हमने परसों सारे रिफिल करवा दिए थे, और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की भी यहाँ सुविधा है। हालत अच्छी नहीं है, अंदर मरीजों की संख्या ज़्यादा है और बेड की स्थिति हमारे यहाँ भी पूरी पर्याप्त स्थिति में नहीं है। 10 से 15 बेड का हमारा हॉस्पिटल है। बाकी ऑक्सीजन को लेकर ये इशू है कि टाइम टू टाइम ऑक्सीजन के लिए हमें बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है। मरीजों को भी दिक्कत हो रही है उसे लेकर। और ऑक्सीजन को लेकर ये हालात है कि अभी अगर ऑक्सीजन के लिए फ़ोन करते हैं तो उसके 2 घंटे 4 घंटे बाद हमारे पास सिलेंडर पहुँच पा रहे हैं। और कोई भी सीरियस पेशेंट अगर इस तरह का आता है तो हम उसका CT या कोविड के लिए सलाह देते हैं और उसके बाद ही हम उसे पेशेंट को एडमिट कर रहे हैं। नॉर्मल पेशेंट है जिसे आज ही दिक्कत हुई है, हल्की सांस में दिक्कत है, उसे पेशेंट को एडमिट करके उसके प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कराने के बाद उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो रहा है। वहीं दूसरी ओर कोरोना की बदहाली को लेकर राज्य गन्ना मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने लालढाम क्षेत्र में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कोरोना की दवाओं का स्टॉक, ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था को बारीकी से परखा। निरीक्षण में सामने आया कि इस क्षेत्र में आबादी के हिसाब से पर्याप्त ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है। लालढाम के अंदर CSC हॉस्पिटल है, उसका निरीक्षण हम लोगों ने किया कि उसकी व्यवस्थाएं कैसी है, वहाँ की ऑक्सीजन की क्या व्यवस्था है, सफाई की क्या व्यवस्था है, टीकाकरण सही से किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है। लगभग सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर बेहतर व्यवस्था है। और जो हमारे कोरोना पॉजिटिव जो कुछ लोग इस क्षेत्र में थे, एक बात सामने उनको समय पर किट नहीं मिल रही है। अभी CMO मेरे साथ हैं, उन्होंने कहा कि अगर कोई हमारे पास आएगा तत्काल हम उनको किट देना का काम करेंगे और कोई भी कोरोना पॉजिटिव ऐसा नहीं होगा इलाके में जिसको किट नहीं दी जाएगी। ऑक्सीजन की उत्तराखंड में वर्तमान में कोई कमी नहीं है। पिछले साल 1 अप्रैल 2020 में ऑक्सीजन की जो उत्तराखंड में डिमांड थी या खपत थी, वो केवल 7 से 8 मीट्रिक टन प्रतिदिन थी। इस वर्ष 1 अप्रैल को सीधी जो खपत बढ़ी वो 3 गुना 20 से 25 मीट्रिक टन हो गई और वर्तमान में जो खपत है वो 80-90 टन ऑक्सीजन की प्रतिदिन उत्तराखंड में हो रही है। पिछले वर्ष केवल 1 ऑक्सीजन का प्लांट संचालित था
श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के पास जो अपना था। वर्तमान में 5 मेडिकल ऑक्सीजन के प्लांट संचालित हो रहे हैं, चाहे वो रुद्रपुर हो, हल्द्वानी हो, हरिद्वार हो, सेलाकुई में हो, और अतिशीघ्र ही 1 हफ्ते के अंदर ही राज्य सरकार के प्रयासों से 9 और मेडिकल प्लांट हमारे चालू होने वाले हैं, और अति द्रुत क्षेत्रों में जैसे अल्मोड़ा, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़, तो चंपावत, किसी भी तरह से जो है उत्तराखंड की जनता को परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन संपूर्ण मात्रा में उत्तराखंड में अभी भी उपलब्ध है और आगे और ज्यादा उपलब्ध होने वाली है। देखिए, जिस देश में 7500 मैट्रिक टन ऑक्सीजन का रोज उत्पादन होता हो, उस देश के लोग अगर ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं, एक एक सांस के लिए जूझ रहे हैं, तो ये बहुत ही शर्म की बात है। एक तरफ तो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी ये कहते हैं कि जो है हमारे पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध है और हम दूसरे प्रदेशों की भी मदद कर रहे हैं। तो ये तो आपका वक्तव्य साफ साफ ये दिखाता है कि अभी जो 2-4 दिन पहले गुजरात से ऑक्सीजन मंगवाने की बात कही थी, ये कुछ नहीं और महज एक जुमला था। और आप सरकार, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कितने दावे कर रही है जो सिर्फ झूठ का पुलिंदा साबित हो रहे हैं, क्योंकि धरातल पर हर एक दावे की जो है पोल खुलती नजर आ रही है। लोगों के पास आईसीयू वाले बेड नहीं है, वेंटिलेटर वाले बेड नहीं है, बेड को लोग परेशान है, ऑक्सीजन नहीं है जो कि इतनी महत्वपूर्ण चीज है, और रेमडेसिविर जो मेडिसिन है जिसके भी दावे हो रहे थे, 11,000 जो है इंजेक्शन आ रहे हैं, 12,000 आ रहे हैं, पर्सनल जेट से आ रहे हैं, ये भी सिर्फ एक खोखला साबित हो रहा है। तो मेरे ख्याल से जो सरकार है वो कोरोना महामारी से लड़ने के लिए बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। अब सवाल तो यहाँ ये उठता है कि जब अस्पताल की स्थिति ही बद से बदतर है तो जनता सांस कैसे ले? कहाँ गए सिस्टम के बड़े बड़े दावे? क्यों सिस्टम के दावे धरातल पर नजर नहीं आते? आखिर जनता की मौत के लिए कौन जिम्मेदार है? ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 100। इसी बीच चर्चा करने के लिए 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। राजेंद्र शाह, कांग्रेस प्रदेश महामंत्री हैं, आपका बहुत स्वागत है टीवी 100 पर, और विनय गोयल जी, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है टीवी 100 पर। सबसे पहले विनय जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी। स्थिति दयनीय होती जा रही है और आप लोग कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है, फिर क्यों मौतों की संख्या में इजाफा हो रहा है? देखिए पूजा जी, सबसे पहली बात तो हमें सभी को ये समझने की आवश्यकता है कि पूरे विश्व में इस समय सामान्य परिस्थितियां नहीं है। बिल्कुल। इस समय पूरा विश्व के साथ साथ हमारा देश और हमारा प्रदेश भी महामारी से जूझ रहा है, और इस महामारी के दौर में जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो सारी व्यवस्थाएं लगातार बढ़ाई जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो महामारी के कारण से वो व्यवस्थाएं कम पड़ने लगती हैं, और कुछ ऐसी स्थिति में कुछ हमारे मित्र लोग हर चीज की कमी का भगवा खड़ा करके और भी ज्यादा उनकी एक सिस्टम शॉर्टेज खड़ी कर देते हैं, जिसके कारण से और भी स्थिति बिगड़ने लगती है। इस समय इस महामारी के दौर में हम सबका सामूहिक प्रयास ये होना चाहिए कि हम इस स्थिति में संयमित भाषा का इस्तेमाल करें और संयमित कार्यों के द्वारा ज्यादा से ज्यादा लोगों को उचित लाभ दिलाने की कोशिश करें, और केवल आलोचना करने के लिए, आनाकानी करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए इस समय का उपयोग या दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। सरकारों ने जो व्यवस्थाएं की हैं, अभी मेरे साथी प्रवक्ता की बात आप सुन रहे थे, जो सारी व्यवस्थाएं उत्तराखंड बनने से लेकर आज तक, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही या भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, जितनी व्यवस्थाएं बनी थी, आज की तारीख में हमारी सरकार ने उन सारी व्यवस्थाओं को कई गुना बढ़ा दिया है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि महामारी के चलते, क्योंकि महामारी में मरीजों की संख्या काफी आ रही है, इसलिए कई बार ऐसा लगने लगता है कि वो व्यवस्थाएं भी छोटी पड़ने लगती हैं। तो ऐसे में हम सबका सामूहिक उत्तरदायित्व ये है कि हम सब लोग उन जो व्यवस्थाएं हमारे पास उपलब्ध है उनका अधिक से अधिक सदुपयोग हो, अधिक से अधिक लोगों तक उनका लाभ पहुंचे, और बजाय हम भय का वातावरण निर्माण करने के, लोगों को इस महामारी से लड़ने की शक्ति प्रदान करने के लिए काम करें। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि इटली हमारे से बहुत छोटी सी जनसंख्या का देश है। पिछली बार
जब वहाँ इस प्रकार की महामारी के दौर में हमने देखा, वहाँ के प्रधानमंत्री को हमने टीवी चैनल पर रोते हुए देखा। उन्होंने कहा कि मेरे देश को भगवान बचाए, लेकिन हमारे देश में हम लगातार जूझ रहे हैं और लगातार देश की जनता को, प्रदेश की जनता को, अपने शहर की जनता को इलाज देने का प्रयास कर रहे हैं। उनको बहुत इलाज मिल रहा होता विनय जी तो इतनी जाने नहीं जाती। ठीक है, आपके पास लौटूंगी मैं। राजेंद्र शाह जी भी जुड़े हुए हैं। राजेंद्र जी, जिस तरह से मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, ये सिर्फ आंकड़ा नहीं है बल्कि उन तमाम दावों की एक तरीके से कह सकते हैं कि पोल खोल रही है, जो बार बार ये कहा जा रहा है कि ना ऑक्सीजन की कमी है, ना दवाई की कमी है, हर जगह सुविधाएं बेहतर की जा रही हैं। क्या वाकई में सुविधाएं बेहतर हैं? मुझे दुर्भाग्य यही है, देखिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य ये है कि लगातार, अभी गोयल साहब भी कह रहे थे कि सबकी जिम्मेवारी, भाई हम भी मान रहे हैं, पूरा प्रदेश मान रहा है, देश मान रहा है कि महामारी है, लेकिन भाई महामारी है तो यार आप झूठ ना बोले, ठीक है, सच बोलिए। अब आप अगर बार बार कहेंगे किसी चीज की कमी नहीं है, हॉस्पिटलों के बाहर लोग सिलेंडर लेके बैठे हुए, कोई अपनी कुर्सी में बैठा हुआ है, कोई कह रहा है पूरी रात में सारे हॉस्पिटलों में धक्के खाता रहा, मुझे इंजेक्शन नहीं मिला, इंजेक्शन कोई कह रहा है 20,000 में बिक रहा है, कोई कह रहा है 25,000 में बिक रहा है। मैं खुद आज अपने परिचित के लिए कैलाश हॉस्पिटल में मेरे परिचित भर्ती हैं, और कैलाश हॉस्पिटल से जब मैंने बात की तो मैंने कहा भी कहा जा रहा है कि सीएमओ के पास जाइए और जितना आपको इंजेक्शन चाहिए आप उनके पास भेजिए अपने। लेकिन जब मैंने बात की 11:30 बजे तो पहले उनके यहाँ वो व्यक्ति आए जो डॉक्टर साहब जिन्होंने लिख के देना था, वो उसके बाद वो कहने लगे कि खुद जाइए, और मरीज वहां खुद जाएगा, उसके परिवार का व्यक्ति जाएगा, जिसके परिवार में तीनों को कोरोना हो रखा है और तीनों आइसोलेशन में है, तो कैसे जाएंगे। और ये बार बार जो कहा जा रहा है कि कमी, देखिए बहुत कमी है, आप इसको स्वीकार कीजिए कि कमी है, इसीलिए मौतें हो रही हैं। अगर कमी नहीं होती तो मौतें क्यों हो रही है? रोज आंकड़ा आपके माध्यम से तो आंकड़ा आ रहा है। भाई आप ही तो बोल रहे हैं कि इतने की आज कैजुअलिटी हो गई, कल इतने की कैजुअलिटी, तो ये कैजुअलिटी क्यों हो रही है, इसका जवाब कौन देगा? आप सरकार में है तो भाई आप ही देंगे। और देखिए एक बात तो बहुत साफ है कि पिछले 1 साल में अगर मार्च की बात करें और आज मई आ गया है, तो कहीं ना कहीं देखिए जो जिम्मेदार है इस चीज के लिए, जिनको 1 साल पहले ये बता दिया गया था कि ये होने वाला है, इन्हीं की एक कमेटी केंद्र में बनी थी, उस कमेटी की रिपोर्ट में स्पष्ट कह दिया गया था कि आने वाले कल में बहुत भयावह नतीजे इसके हो सकते हैं, उसके बावजूद भी आपने तैयारी नहीं करी। और उत्तराखंड की बात मैं कहूँ तो देखिए पहाड़ से लोग जब चलकर यहाँ देहरादून और हल्द्वानी की तरफ आ रहे हैं, तमाम जगह धक्के खाने के बाद उसके बाद कहीं ना कहीं जो हसर उस व्यक्ति का हो रहा है, उस परिवार का हो रहा है, वो बहुत दुखदायी है। बिल्कुल। और जैसा कि विनय जी अभी कह रहे थे कि संयमित रह के हमें बहुत ज्यादा संयमित होना चाहिए, लेकिन जिस घर का बेटा चला जाए, जिस घर का चिराग बुझ जाए, वो घर कैसे संयमित रहकर और तमाम दावों के बारे में सोचे और सरकार के बारे में सोचे, जब घर चलाने वाला ही इस दुनिया से अलविदा कह दे। लेकिन सवाल इस बात का भी है, क्योंकि ये एक घर दो घर की कहानी नहीं है, बल्कि ये कह लीजिए कि हजारों लाखों घरों की कहानी है, जहां से जब मौत हो जाती है किसी की तो वो संयमित नहीं रह सकता। विनय जी देखिए, मुझे कई बार जो हमारे कांग्रेस के मित्र इसमें लाशों पर राजनीति करने की कोशिश करते हैं, उससे बड़ी दया आती है कि किस प्रकार का व्यवहार हमारे कांग्रेस के मित्र कर रहे हैं। जिस प्रकार की मैं पूछना चाहता हूं कि क्या जितनी व्यवस्थाएं आज तक की सरकारों ने की थी, आज उससे कहीं ज्यादा व्यवस्थाएं हैं कि नहीं है? अगर कोई भी व्यवस्था हम एक बहुत किसी ने विनय जी, मैं वैसे एक बात जानती हूँ, पिछली सरकार ने क्या किया, इससे सबक लेने की बजाय जब डॉक्टर्स और वैज्ञानिक ये चेतावनी दे रहे थे कि आने वाली दूसरी लहर बहुत ज्यादा भयावह, बहुत ज्यादा घातक हो सकती है, तो मुझे लगता है उसके लिए हमें तैयार होना चाहिए था, लेकिन वो तैयारी कहीं दिखाई नहीं दे रही। बहुत बड़ी लापरवाही। देखिए, मुझे आपको एक बात कहनी है पूजा जी कि हम सभी लोग अपनी अपनी तैयारियां करके रखते हैं, लेकिन ये कहना बहुत सरल है कि बहुत हमें ये अनुमान था कि इतनी बड़ी महामारी आएगी, लेकिन वो महामारी कितनी बड़ी होगी इसका अनुमान कोई भी नहीं लगा सकता। और अगर इतना अनुमान कोई लगाने में सक्षम होता तो इस तरह की स्थितियां नहीं उत्पन्न हो सकती थी। कई बार हमने
हर एक चीज में अनुमान केवल एक अनुमान होता है। हमने अनेकों क्षेत्रों में देखा है। कई बार हम मौसम के अनुमान के बारे में बात करते हैं, मौसम के बारे में कई बार बहुत हमें बताया जाता है कि रेड अलर्ट है, येलो अलर्ट है, लेकिन उसके अनुमान के हिसाब से कई बार उसकी बारिश नहीं होती। लेकिन कभी मान लो येलो बताया गया तो बारिश ज्यादा हो जाती है। तो अनुमान केवल अनुमान होता है और उस अनुमान के आधार पर हम सावधानी बरतते हैं और अनुमान के आधार पर हमने तैयारी दिखाई नहीं दे रही। अनुमान और चेतावनी जो बार बार दी जा रही थी विनय जी, वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। राजेंद्र जी, मैं आपसे इस पर जवाब लेना चाहूंगी कि जब बार बार वैज्ञानिक ये कह रहे थे कि दूसरी लहर इससे भी ज्यादा खतरनाक होगी, फिर भी आपको लगता है जो स्थितियां इस समय बनी हुई है, देखिए 71 लोगों की जान चली गई है, इससे पहले भी देखिए कितने 102 लोगों की जान गई थी रोजाना, यानी कि 100 के आंकड़े को कभी टच कर रहा है, कभी क्रॉस कर रहा है। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि तैयारी किस तरह से की गई थी, और बार बार जब ये कहा जाता है कि सहयोग कीजिए, सहयोग तब हो जब पहले दिखाई दे यहाँ पर कि क्या व्यवस्था की जा रही है अस्पतालों में। पूजा जी, देखिए हमारे मित्र गोयल जी बार बार ये बात कर रहे हैं कि लाशों पर राजनीति, मतलब अब हम ये कहना छोड़ दें, कांग्रेस के लोग ये बोलना छोड़ दें कि फलां व्यक्ति को सिलेंडर नहीं मिला इसलिए उसकी दुखदायी मृत्यु हो गई, ये कहना छोड़ दें। अब अगर इसे वो लाशों की राजनीति कहते तो भाई ये तो कहा जाएगा ना, मजबूरी है हमारी भाई, हमारे भी परिवार के कई लोग चले गए हैं। अब मैं आपको एक बात अगर मैं यहाँ आपके माध्यम से कहूँ कि कैलाश हॉस्पिटल में सुंदरलाल मंदरवाल जी जो पूर्व विधायक है, उनके बेटे भर्ती थे, अभी 3 दिन पहले उनकी डेथ हुई है। अब मैं उन बातों को नहीं कहना चाहता हूँ कि किस वजह से, किस कमी से, क्या, तो अगर मैं ये कहूंगा तो ये लाशों की राजनीति हो गई। मतलब सच बोलना, अगर हम सच बोले तो लाशों की राजनीति, नहीं बोले तो भैया हम जागरूक विपक्ष हैं, हम बोलेंगे ना जो गलती है। और आपने अगर गलती की है तो आप स्वीकार तो करें। अब बात को आप बार बार इधर उधर घुमा रहे हैं, कह रहे हैं, इससे काम नहीं चलेगा। बहुत पहले ही, आज से 6 महीने पहले ही बहुत स्पष्ट तौर से जो एक स्पेशल कमेटी हमने नहीं बनाई, केंद्र सरकार ने बनाई थी, और उस रिपोर्ट में कमेटी के जो हेड थे उन्होंने रिपोर्ट में स्पष्ट कह दिया था कि आपको ये फला फला जो है वो दिक्कतें आ सकती हैं, ये जो इंजेक्शन इससे रिलेटेड है इसकी आपको कमी हो सकती है, आपको ऑक्सीजन की कमी। अब आप इतने दानदाता बने रहे कि आपके यहाँ, आपके घर में तो दाने खाने के लिए है नहीं, आप बाहर भिजवा रहे, पर भेजिए, अच्छी बात है, मदद कीजिए, लेकिन आपके घर में तो दाने है नहीं और आप जो है वही घर में नहीं दाने और मम्मी चली भुलाने। आप जिन देशों की मदद कर रहे थे पिछले 4-6 महीने से, जब आपको बता दिया गया था कि आपके यहाँ कमी होने वाली है, तो आप स्टॉक करके रहते ना, क्यों निर्यात किया आपने इतने ऑक्सीजन? मदद में कोई बुराई नहीं है, लेकिन मदद के लिए हाथ तब बढ़ाएंगे ना जब आप खुद मदद के काबिल होंगे। आपके घर में स्थिति बेहवा हो रखी है। राजेंद्र जी लौटेंगे आपके पास। जी राजेंद्र जी, मैं आपको बता रहा हूँ कि किस प्रकार की विरोधाभासी बातें मेरे मित्र कर रहे हैं, मेरी समझ से परे हैं। मेरी जानकारी में भी मंदवाल जी का पूरा प्रकरण है, क्योंकि आज किसी कारण से मैं भी कैलाश हॉस्पिटल में था और वहाँ पूरी चर्चा थी इस बात की और पूरा वहाँ उनका इलाज किया गया, लेकिन जीवन और मृत्यु किसी के हाथ में नहीं है और पूरे अच्छे से अच्छा इलाज उनका वहाँ कैलाश हॉस्पिटल के प्रबंधन ने किया। लेकिन जो जाने वाला चला गया उसकी तो हम सबको पीड़ा है और उसके कारण से दुख भी होता है, उसके कारण से कष्ट की बातें भी होती हैं। लेकिन ये कहना कि इलाज नहीं मिला, ये गलत है। बिल्कुल उन्हें अच्छे से अच्छा इलाज वहाँ पर मिला और उनको समय से इलाज मिला। मैं पूजा जी एक मिनट गोयल जी से जरा बात कर लूं। जी राजेंद्र जी लौट रहे हैं उनकी। जी दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि किस चीज की बात कर रहे हैं ये कि हमने बाहर भेज दिया और हिंदुस्तान में उस चीज की कमी हो गई। केवल हमने जिस प्रकार से जो चीजें की हमारे देश में किसी प्रकार से उन चीजों की कमी नहीं है। कमी नहीं है। एक मिनट विनय जी, कमी नहीं हो रही है तो मौत कैसे हो रही है इतनी संख्या में? जीवन और मरण हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जानबूझ के अगर कोई ये कहे कि जानबूझ के किसी को मौत के मुंह में ढकेला जाए तो क्या वो बर्दाश्त करेगी जनता? पूजा जी, कोई किसी को जानबूझ के मौत के मुंह में नहीं ढकेल रहा है, लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि कौन सी चीज की इसमें हमारे जैसे रेडिसिमेर की बात कर रहे थे, हमारे मुख्यमंत्री जी ने स्पेशल स्टेट ट्रेन भेज करके रेडिसिमेर मंगाया।
लेकिन लोग और जो अभी हमारे मित्र बता रहे थे कि ये व्यवस्था ये है कि जिसको भी आवश्यकता होगी उसे हॉस्पिटल से ही मिलेगा, जहाँ जिस हॉस्पिटल में उसका इलाज। कालाबाजारी हो रही है रेमडेसिविर की, 4 लोग गिरफ्तार किए गए। आपको बता दूं विनय जी, ठीक है आपके पास लौटूंगी मैं, आ रही हूँ विनय जी, आ रही हूँ आपके पास। राजेंद्र जी से एक छोटा सा कमेंट ले लूंगी मैं, उसके बाद लौटूंगी। राजेंद्र जी, कालाबाजारी भी तेजी के साथ हो रही है, एक तरफ खुद सुविधा नहीं है, दूसरी तरफ कालाबाजारी भी हो रही है। मैं गोयल जी को बताता हूँ। 11:30 बजे, आज 11:30 बजे तक कैलाश हॉस्पिटल में रेमडेसिविर नहीं था इंजेक्शन। मैंने जब वहां बात की, मैंने कहा भी ये कहा जा रहा है कि आपको कितनी जरूरत है, आप लिख कर दीजिए सीएमओ को और आपको मिल जाएगी खेप। अब ये जवाब तो ये तलब करेंगे ना जो सरकार में है कि भाई अब आज की बात कर लेना, ये पूछे ना जाके कि भाई 11:30 बजे तक जिस मरीज को इंजेक्शन लगना था वो 11:30 बजे उसकी चिट्ठी मेरे पास है, जो टाइमिंग लिखी हुई है उन्होंने उस पर कि आप लेके आइए इंजेक्शन। मैंने वहां से फिर उस व्यक्ति को भेजा, मैंने कहा भाई आप खुद व्यक्तिगत इस चिट्ठी को लेके जाइए और उसके साथ अपना जो है वो आइडेंटिफिकेशन जो आपका आधार कार्ड है वो लेके जाइए और आपको मिल जाएगा। लेकिन मुझे ये कहा गया कि जो उनके परिवार का व्यक्ति है वही जाएगा, तब सीएमओ साहब के यहाँ से मिलेगा। तो जब 11:30 बजे तक जो है जिस मरीज को इंजेक्शन लग रहा है वहाँ इंजेक्शन नहीं, अब तो ये पूछेंगे भाई क्यों नहीं साहब, क्यों नहीं लिया इन्होंने, क्यों नहीं लिया? देखिए ठीक है, नहीं देखिए एक मिनट हो रही, लिया जा रहा है पूजा जी, लिया जा रहा है। सुबह वहां से उनके लेटर पर लिखकर जो खेप है वो ली जा रही है, उस खेप का प्रयोग उन मरीजों पर नहीं किया जा रहा है, उसकी कालाबाजारी हो रही है। आज भी देहरादून के बड़े हॉस्पिटलों में बहुत स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूँ सरकार से और निवेदन करना चाहता हूँ, निवेदन भी करना चाहता हूँ जो हमारे फ्रंट एक मिनट विनय जी राजेंद्र जी की बात पूरी हो जाती है उसके बाद आपके पास लौट रहे हैं। विनय जी आपके पास लौट रहे हैं, अपनी बात पूरी कीजिए राजेंद्र जी। गोयल जी मेरा एक निवेदन है आप सरकार में है, थोड़ा सा ये जो बड़े हॉस्पिटल है, अब मैं नाम नहीं ले रहा हूँ उन बड़े हॉस्पिटलों का, मैं 3-4 दिन से उन बड़े हॉस्पिटलों में देख रहा हूँ ये हो रहा है। आप इस बात को विनय गोयल जी स्वीकार कर लीजिए, हो रहा है और उसको हमारा तो यही निवेदन है कि वो हो रहा है तो जरा सा उसमें सख्ती बरती जाए। हम इसमें ये नहीं करेंगे आपकी, लेकिन विनय जी सबसे पहले कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए सरकार की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है और कालाबाजारी आखिर क्यों हो रही है? देखिए मैं आपको बता देती हूँ कि 4 लोगों को अभी गिरफ्तार किया गया है। 2 इंजेक्शन रेमडेसिविर के लेने के लिए वो लोग गए हुए थे, वो तो जो इंजेक्शन देने वाला था उसकी सूझबूझ थी कि उन 4 को गिरफ्तार कर लिया गया, नहीं तो कालाबाजारी इसी तरीके से हो रही है। जल्दी से कमेंट कीजिएगा छोटा सा। देखिए कालाबाजारी करना, कालाबाजारी मानसिकता है जो लोग इस तरह के वातावरण में भी अनुचित लाभ कमाने का प्रयास कर सकते हैं। उनसे बड़ा पापी, उनसे बड़ा दुष्ट कोई और व्यक्ति हो नहीं सकता। और उनके खिलाफ जैसे ही खबर मिलती है, जैसे संज्ञान में आता है तो तुरंत जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाती है, की गई है और आगे भी की जाएगी। ऐसे संज्ञान में तो तब आएगा ना जब अस्पतालों का निरीक्षण होगा। बिना अस्पतालों के निरीक्षण के मामला संज्ञान में कैसे आएगा? कैसे पता चलेगा कि कालाबाजारी कहाँ हो रही है कहाँ नहीं? चले बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। सवाल यही बरकरार है कि आखिर जिम्मेदारी कब सही तरीके से ली जाएगी? जिस तरह से जनता कोरोना से बेहाल है और नित नए रिकॉर्ड कोरोना बना रहा है, देश भर में हालात खराब हैं और दूसरी तरफ उत्तराखंड में भी मौत के मामलों में इजाफा हो रहा है। ऐसे में सवाल ये कि आखिर सिस्टम क्या कर रहा है? आखिर दवाइयों की कालाबाजारी क्यों हो रही है? क्यों जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं वो धरातल पर नजर नहीं आ रहे हैं? हालांकि सरकार की तरफ से लगातार कोशिश भी की जा रही है। तो लगातार अस्पतालों का हाल बेहाल है। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि न ऑक्सीजन की कमी है, ना ही दवाइयों की कमी है, लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये बरकरार है कि आखिर सिस्टम जो ये दावे कर रहा है वो धरातल तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? क्यों दवाइयों की कालाबाजारी हो रही है और आखिर सरकार क्या कर रही है? क्योंकि ये दावे सिर्फ दावे साबित ना हो, क्योंकि जनता मर रही है, सांसों की डोर
पल पल टूट रही हैं। ऐसे में सवाल ये कि आखिर कब तक इसी तरह के लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ होता रहेगा, कब लोग जागेंगे, कब सिस्टम जागेगा और कब प्रशासन अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभाएगा। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। बने रहिए TV 100 के साथ। नमस्कार।